माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में इसको जानते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और कौन सा डबल लेयर मेम्ब्रेन, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। उसका बोल सकते हैं कि जो हरित लवक होता है ना मेरे दोस्त, हरित लवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों के ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि जिसके ऊपर क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी इनकी बॉडी के ऊपर जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ से हम बात करेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में, यानी एक एक अंगों के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे अंग है, ठीक है, बहुत सारे अंग हैं, और उन अंग में हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे अंग हैं जो कि द्विपरत वाले हैं, इनके ऊपर डबल लेयर होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल लेयर वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेनलेस। तो उन्हीं में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो पहला हम लोग ने देखा, अब हम बात करते हैं कि जो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन वाले में कौन कौन से होते हैं। मैंने बोला सिंगल लेयर मेम्ब्रेन वाले में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करें वैक्यूल्स, जिसको लोग क्या कहते हैं, जिसको लोग रिक्तियां यानी कि रसधानी के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन होता है, जो दूसरा अंग होता है, इस दूसरे ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। ध्यान देना साथी, उसको हम लोग किस रूप में, तो गोल्जी बॉडी के रूप में जानते हैं, जिसको हम हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो गोल्जी काय के रूप में, गोल्जी काय है ये। जो तीसरा ऑर्गन होता है साथी, उसे तीसरे ऑर्गन को हम लोग किस नाम से, तो जो तीसरा ऑर्गन होता है उसको हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। जो तीसरा होता है उसको हम लोग लाइसोसोम के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे एक प्रकार के सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, हमारा लाइसोसोम होता है। और जो चौथा होता है ना साथी, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान देना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि हमारे सिंगल लेयर मेम्ब्रेन वाले होते हैं, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि झिल्ली रहीन होता है, जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, राइबोसोम। मेरे दोस्त याद रखना, जिस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। ये हमारा राइबोसोम होता है। जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम के रूप में जानते हैं, सेंट्रोसोम, जिसको हम लोग तारक काय कहते हैं। तो यही सब ऐसे ऐसे ऑर्गन है जिनके ऊपर क्या होती है, तो झिल्ली नहीं होती है, इनके ऊपर सिंगल लेयर में होता है, और इनके ऊपर क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। इन्हीं के बारे में हम लोग को बात करना है अपने इस चैप्टर के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ तक चीजों को समझ लिया होगा कौन कौन से होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, और डबल लेयर, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस कौन कौन सी है, ठीक है। सोनम कुमारी बोल रही है कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, हमारा कुछ बिहेव नहीं करता है। देखो, सोनम कुमारी हो या फिर और भी कोई हो, अगर मैं पढ़ाऊँ समझ में आया तो यकीन मान लो कि आप बायोलॉजी पढ़ने के लायक ही नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मैं बायोलॉजी एक इतने इजी रूप में पढ़ाते हैं ना, जो इजी रूप में कोई नहीं पढ़ेगा भाई। मैंने बोला ना कि जो बायोलॉजी पढ़ा देगा और नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब कि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, तो पढ़ा छोड़ दो। और उसके बावजूद लगता है, देन यू कैन कंप्लेन अबाउट मी, आप कंप्लेन कर सकते हैं, सर थोड़ा हिंदी अच्छा से लिखिए। हाँ बिल्कुल साथी, ध्यान देना कि केंद्र के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है। ध्यान से सुनिएगा, बातें सब समझ आएंगी। हमने रिक्तियां लिखा है, गोल्जी काय लिखा है, लाइसोसोम लिखा है, और अंतःप्रद्रवी जालिका है। इधर राइबोसोम है और तारक काय है, ठीक है। सर झिल्ली क्या होता है, झिल्ली बताते हैं, झिल्ली जो है सभी ऑर्गन के ऊपर झिल्ली होते हैं। और कोई बात नहीं, सबको बेस्ट है, उनके लिए अपनी है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है सौरभ राज, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। झिल्ली क्या होती है, झिल्ली में उसको जो है बारी बता देंगे, झिल्ली क्या होती है, झिल्ली का काम क्या होता है, झिल्ली किसका बना होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे, साथ ही ध्यान देना, एक एक करके आप लोग चीजों को समझें। हम बात करते हैं, मैंने बोला कि जो कुछ ऐसे ऑर्गन, कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, और उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने सेल ऑर्गन के बारे में लिखा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे कि कौन कौन से इसके ऊपर आवरण होता है। तो जहां तक आप लोगों ने कल बनाया था नोट्स, कल आप तक जहां तक आप लोगों ने लिखा था, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो इस सेल ऑर्गन को टॉपिक डालकर इस प्रकार से चीजों को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इससे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉडी को, एक एक ऑर्गन को अलग अलग करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गन को, आप लोग टॉपिक दे दिए, अब आप लोग बताएं, आप लोग लिखेंगे कोशिका आवरण। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा कोशिका आवरण के बारे में। अभी कोशिका आवरण कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना मेरे साथ ही, कोशिका आवरण दो होते हैं। कोशिका आवरण कितने होते हैं, तो दो होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं सेल वाल। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक को हम लोग सेल वाल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। एक को हम लोग सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। और जो दूसरा होता है ना मेरे साथ ही, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, यानी दूसरे को हम लोग कोशिका झिल्ली के रूप में जानते हैं। दूसरे को हम लोग किस रूप में, तो कोशिका झिल्ली के रूप में जानते हैं, इस चीज को ध्यान देना। तो ये आवरण होते हैं। आवरण कहने का मतलब कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी। जो कोशिकाएं होती है ना, उन कोशिकाओं के ऊपर एक लेयर होता है। जैसे मान लो सपोज हम बात करते हैं कि एक हमारा सेल है, और ये कोई सेल है, और इस सेल के ऊपर क्या है, तो इस प्रकार के एक आवरण पाया जाता है। और ये जो आवरण आप लोग देख रहे हैं बाहर वाला, ये वाला जो बात कर रहा है, ये जो आवरण आप देख रहे हैं, ये जो आवरण होता है ना, इसको हम लोग सेल वाल कहते हैं। अब ये सेल वाल करता क्या है भाई, तो बाहर के जितने भी चोट होते हैं, बाहर के जितने भी आघात होते हैं, या फिर बाहर के जो भी कोई ताप हो गया, हवाएं होंगी, इन सब को क्या करता है, तो हमारे इसके अंदर जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस होगा, हम बात करते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हम बात करते हैं कि हमारी गोल्जी बॉडी होती है, तो इन सबका ये क्या करता है, तो सेल वाल रखवाली करता है। इन सबका सेल वाल क्या करता है, तो रखवाली करता है। उसके जो अंदर वाला बात आपको बता रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, जो गोला मैंने बनाया है, ये एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन होता है।
अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, तो ये भी हमारे इस सेल के ऑर्गन जितने हैं ना उसको सुरक्षा देता है और ये बाहर के आघातों से हमें रक्षा करने का काम करता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि सेल वाल किसमें किसमें पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन किसमें किसमें पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो हम बात करेंगे सेल वाल किसमें पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है, और उसके बाद जब हम बात करेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में कि जो न्यूक्लियस है, इस केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में क्या क्या चीजें होती हैं, केंद्रक करता क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग यानी कि सूत्रकणिका कहते हैं। उसके बाद हमारा गोल्जी बॉडी क्या करता है, इन सबके काम को बात करेंगे हम लोग एक एक करके, सबको हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास मैंने क्या बोला कि हमारे जो आवरण होते हैं दो होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग सेल वाल कहते हैं यानी कोशिका भित्ति कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के रूप में जानते हैं। साथ ही ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कि सेल वाल की खोज किसने किया था, अगर इसके हम लोग खोज के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो खोज किया था वो किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, रॉबर्ट हुक नामक जो एक वैज्ञानिक है उनके द्वारा, जिन्होंने कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि कोशिका की खोज किया था, और उस कोशिका की खोज करने के अंतर्गत उन्होंने उसके अंदर क्या देखा, तो उनके अंदर एक वाल देखा जिसको आज हम लोग सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। साथ ही ध्यान देना, कोशिका भित्ति हम बात कर रहे हैं कि ये किसमें किसमें पाया जाता है। एक बात यहाँ पे आती है और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर पाए जाने के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक एग्जांपल था जिसको हम जीवाणु के रूप में जानते हैं, प्रोकैरियोटिक एग्जांपल था जिसको हम जीवाणु कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो पादप होते हैं ना, पादप, उन पादपों में भी पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो शैवाल होते हैं उन शैवाल में भी ये पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो चौथा में, तो मान लो कि जो कवक होता है ना, कवक के भी पाया जाता है। क्या ये जंतु में पाया जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या जंतु में पाया जाता है तो इन सबके बारे में बात करते हैं। तो साथ ही ध्यान देना, अगर हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं, अगर हमारी जो चर्चा हो रही है जीवाणु के बारे में, तो ध्यान देना कि जीवाणु में पाया जाता है, लेकिन ये किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। मैंने बताया यहाँ पर कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पादप, सॉरी, जो बैक्टीरियाओं के अंदर जिस जीवाणु के अंतर्गत में जो सेलवाल यानी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं वो किसका बना होता है मेरे साथी, तो याद रखना पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये भी जो है सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में बात करते हैं तो ये याद रखना कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है हमारा पादप की कोशिका भित्ति। वही सेल्यूलोज का क्या होता है, तो हमारा शैवाल की भी कोशिका भित्ति बनी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज भी हमारा, सॉरी, शैवाल भी हमारा एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का प्लांट का ही पार्ट होता है। जबकि हम लोग कवक के बारे में बात करते हैं तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। मेरे साथ इस चीज को ध्यान रखना कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और जंतु में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। जंतु में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। तो इन सभी जीवों के अंतर्गत में हमारे सेल वाल पाए जाते हैं, बट ये किसके किसके बने होते हैं, जहां पर मैंने आप लोग को बताया। अब इस सेल वाल की खोज किसने किया था साथी, तो याद रखना उसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उनको हम लोग किस रूप में, तो रॉबर्ट हुक के रूप में जानते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करना भाई, सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे, सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे कि जो कवक होता है, हम कवक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि जो कवक होते हैं वो पाए कहां जाते हैं, सॉरी, कवक जो है उनके अंतर्गत में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक होते हैं या फिर यूकैरियोटिक होते हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक होते हैं या फिर यूकैरियोटिक होते हैं, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। सेंट्रोसोम का हिंदी क्या होता है सर, सेंट्रोसोम का हिंदी तारककाय, 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 तपपैता र क कपपैकाय, तारककाय, ठीक है। चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ध्यान देना, सब लोग एक बार कमेंट करना मेरे दोस्त कि जो कवक होता है उसके अंतर्गत में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में इस चीज को पढ़ा रखा है आप लोगों को, बताना आपको है। तो ये सभी के सभी हम लोग कोशिका भित्ति। अब देखो, अब कोशिका भित्ति से हमारा बात होता है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो मुख्य कार्य है, ये मुख्य कार्य क्या है भाई, तो ध्यान देना मेरे साथी, ये कोशिका यानी कि बाहरी आघात, जितने बाहरी आघात होते हैं, बाहरी आघात का मतलब कि जो बाहरी चोट होता है, बाहरी आघात से, बाहरी आघात से क्या करता है, तो बाहरी आघात से कोशिका, कोशिका को, कोशिका को क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है भाई, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। मैंने क्या बोला कि जो बाहरी जितने भी आघात होते हैं, आघात का मतलब कि चोट, मान लो कि हवा पानी, सपोज मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूं आप लोग को। चलो वेरी गुड। जंतुओं में नहीं पाया जाता है और हमें एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं आप लोग को, ठीक है, कि ये होती क्या, जैसे कि मान लो सपोज कि मैं खड़ा हूं और मेरे जस्ट बगल में एक प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट है सपोज, और अचानक क्या होता है ना कि आंधी आती है, मतलब खुली जगह पे खड़े हम लोग और अचानक आंधी आती है, तो हम तो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को इधर उधर दौड़ा के, मतलब कि मान लो कि छिप जाएंगे कहीं तो बच सकते हैं, बट क्या प्लांट बच सकता है क्या, बट जो पादप है वो बच सकता है क्या, नहीं बच सकता है। क्यों नहीं बचेगा भाई, क्योंकि वो जो इसके अंतर्गत में जो चलने में, चलने फिरने की जो बातें होती है वो नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं भाई कि हम जो है बच सकते, इसलिए सकते हैं कि हमारे अंदर लघु मोशन होता है, यानी हम एक दूसरी जगह चल फिर सकते हैं। तो प्रकृति ने क्या किया, यानी हमारी प्रकृति ने क्या किया कि वो जो प्लांट था ना उनके ऊपर जो है एक कवर लगा दिया, उनके ऊपर क्या किया, कवर लगा दिया, और उसी को आज जो कि उनके जो बाहरी आघात थे, जो बाहर के चोट थे, इन सबसे उनका सुरक्षा कर लिया। यही रीजन है कि कहा जाता है कि उसमें सेलवाल, यानी वही प्रकृति ने क्या किया, उसके अंदर सेलवाल लगा दिया और हम जो अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए हमारे में सेलवाल नहीं पाया जाता। और बात करते हैं जीवाणु में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाणु भी इधर उधर नहीं घूम फिर सकता है, तो उनमें भी होता है, लेकिन उनका जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जिसको इंग्लिश में पेप्टिडोग्लाइकेन ही कहते हैं, सेलुलोज और काइटिन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ ये हमारी कंडीशन, यानी कंडीशन है, और ये बाहरी आघात से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही हम बोल सकते हैं कि साथ ही तथा तथा कोशिका को संरचना भी, कोशिका को संरचना भी देता है, ठीक है। अब ये तो उसके मुख्य कार्य है।
और भी अगर हम मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देना, मुख्य कार्य यही है उसके, कोशिका संरचना मतलब एक स्ट्रक्चर देता है, जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको भी क्या करता है, तो एक संरचना प्रदान करने का काम हमारा यही सेल वाल करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। ध्यान देना, प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन थे, जैसे कि कल मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ा रहा था, और हमारी एक बैच है जो किसी सीएससी की बैच है, और उसमें एक टेस्ट लिया था, और टेस्ट लेने में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था भाई कि सेल वाल यानी कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, मतलब कि क्या वो पारगम्य होती है जिसको परमेबल बोलते हैं, या फिर अर्ध पारगम्य होती है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, तो पारगम्य होती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है परमेबल होता है, इस बात को आप लोग याद रखना कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है परमेबल। परमेबल कहने का मतलब कि ये अपने अंदर की बाहर की चीजों को क्या करता है, ये अपने अंदर बाहर की चीजों को आसानी से कर सकता है, इसलिए इसको परगम्य कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान देना कि अगर कोई प्लांट है ना, और प्लांट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कितना कमेंट करते हो यार, थकते नहीं आप लोग, हम कमेंट को पढ़ते पढ़ते जाते हैं। आवरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, आवरण को इंग्लिश में कवर बोलते हैं, सेल कवर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करना बंद करो, प्रभु हे प्रभु, इतना देर से कमेंट जाना कि आंख एकदम चकमका जा रहा है। अभी आप कमेंट हमने, अच्छा हाँ, पिछले क्लास में कितना अच्छा से पढ़ा था, कमेंट को मैंने बंद कर दिया था, आज भी मैं वही करता हूँ। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाई कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, उसके अंतर्गत उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो किसके किसके अंदर पाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। मेरे साथ ही याद रखना कि कोशिका झिल्ली, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब ये किसमें पाया जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पाया जाता है और किसमें किसमें पाया जाता है, अगर हम बात करते हैं तो पहला हमने बोला कि जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, क्या उस बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। उसके बाद बोल सकते हैं क्या वो पादप में भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या वो शैवाल में भी पाया जाता है, क्या वो शैवाल में भी पाया जाता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि क्या ये कवक में भी पाया जाता है। उसके साथ हम बोल सकते हैं कि क्या ये जंतु में भी पाया जाता है। अब हमको क्या करना है कि एक एक करके सबके बारे में बात करना है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसमें किसमें पाया जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि जीवाणु में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है, और शैवाल में भी, कवक में भी, और जंतु, इन सब के अंतर्गत में हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। इन सब के अंतर्गत में क्या होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसके बारे में आप लोग मैं बता रहा हूँ। साथ ही याद रखना कि इसी या वही सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग और भी किस नाम से, तो इसको हम लोग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में भी जानते हैं, और साथ ही साथ हम लोग और इसको प्लाज्लेमा के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग साथ ही साथ प्लाज्लेमा, यानी कि ये हमारा एक प्रकार का प्लाज्लेमा भी इसको कहा जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो किसमें किसमें पाया जाता है भाई, तो ये इन सब में पाया जाता है, जीवाणु में भी, पादप में भी, शैवाल में भी, कवक में भी, जंतु में भी। ये बना किसका होता है, तो ये जितने सॉरी जिसके जिसमें पाया जाता है ना, ये सिर्फ के अंतर्गत में क्या होता है कि इसमें पाया, मतलब कि बना होता होगा, किसी चीज का बना होता होगा। अभी बात कर रहे हैं हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में कि यह किसका बना होता है। मेरे दोस्तों याद रखना, यह हमारे एक प्रकार की जो फॉस्फोलिपिड्स, यानी बोल सकते हैं कि एक प्रकार की पदार्थ होती है, और उस पदार्थ को हम बोलते हैं कि यह, ध्यान देना कि यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है मेरे दोस्त, यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, इस चीज को आप लोग याद रखना कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। अब ये फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात करती है, फॉस्फोलिपिड्स होते क्या है। मेरे साथ ही याद रखना कि फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात करते हैं, तो यह जो है आप लोग ना इस टाइप के हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, कुछ इस टाइप से होते हैं, यानी कि एक जो है ऊपर हो गया और एक नीचे होता है, कुछ इस टाइप से होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और यहाँ से कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स के रूप में ऐसे बना। अब सैंडविच तो खाए होंगे ना, आप सैंडविच खाओगे नहीं, हाँ सैंडविच खाओ ना, दोनों ऊपर नीचे क्या होता है, ब्रेड लगे होता है, बीच में मटेरियल होता है। सेम उसी प्रकार जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है ना, ये दो लेयर में होता है, ये दो लेयर में होता है ऐसे, और इसके बीच में क्या होते हैं, कुछ मटेरियल्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ लिपिड्स यानी कि वसाएं होती है। तो ये सब के सब इसके अंतर्गत में, इसके मिड में पार्ट में बने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड, यानी जो हमारा कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी इसको बोलते हैं, और प्लाज्मा जो होते हैं, हम बात करें कि किसका बना होता है मेरे साथी, तो याद रखना फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। और यह इसके द्वारा कितने, तो दो लेयर में दिख रहा है कि नहीं, एक लेयर ऊपर दिख रहा है और एक लेयर नीचे दिख रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली की नेचर, यानी इसकी हम लोग प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो याद रखना कि द्विपरत होता है। ये द्विपरत की झिल्ली होती है, जिसको हम लोग बाई लेयर के रूप में जानते हैं। और ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवरण द्विपरत होता है, तो याद रखना जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका सेल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन किसमें किसमें पाया जाता है, तो जीवाणु में, पादप में, शैवाल में, कवक में, जंतु में पाया जाता है। और ये किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। साथ ही याद रखना हम बात करेंगे कि यह बात करते हैं कि इसका हम चर्चा करते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो आप लोगों ने जस्ट अभी देखा कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है ना, वो कैसा होता है भाई, तो वो बाइलिंगुअल द्विपरत होता है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का अर्ध पारगम्य होता है। अब ये अर्ध पारगम्य, जिसको हम लोग सेमी, अर्ध पारगम्य का मतलब होता है इसको हम लोग सेमी परमिएबल के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेमी परमिएबल कहते हैं। तथा हम बोल सकते हैं कि अर्ध पारगम्य के साथ साथ यह चयनित पारगम्य होता है। यह अर्ध पारगम्य के साथ साथ यह चयनित पारगम्य होता है, इस बात को ध्यान देना। जिसको हम लोग सेलेक्टिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल के रूप में जानते हैं। तो ये दो हमारी प्रवृत्तियां, और साथ ही साथ द्विपरत। अब आप कहोगे कि भाई ये सेलेक्टिव परमिएबल या फिर अर्ध पारगम्य क्यों कहते हैं। मेरे साथ ही ध्यान देना कि बहुत सारे अगर सेल हैं एक दूसरे से कुछ ऐसे हैं,
तो ये करता क्या है कि मान लो कि अगर इस सेल के पास सब कुछ आया, प्रोटीन आया और लिपिड्स आया, मतलब कि फैट, सब कुछ आया इसके पास, तो ये क्या करता है कि अपने आप को यानी अपने अंदर को उस चीजों को रखेगा और बाकी की जो चीजें होती है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। बगल वाले को भी तो सेल को चाहिए, फिर ये उसको रखता है, फिर उसको ट्रांसफर कर देता है और ये अच्छे अच्छे चीजों को ही रखेगा जो इसके लिए लाभदायक होगी, उस चीजों को रखता है और बाकी की जो चीजें होती है उनको कहता है कि तुम आगे जाओ। ऐसे ऐसे जो है उन चीजों को आगे की तरफ भेजने का काम करता है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह अच्छी चीजों को रख रहा है और बाकी की चीजों को क्या कर रहा है, तो आगे ट्रांसफर कर रहा है, जिससे इसकी एक नई प्रवृत्ति के बारे में निकलती है। और प्रवृत्ति ये होता है कि एक प्रकार का हमारा चयनित पारगम्य हो। और ये अर्ध पारगम्य इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफर करते जाता है पदार्थों का। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, तो ट्रांसफर करता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो यहां से हम लोगों ने चीजों को देखा कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो भाई अब देखो, मैं इसका फिगर आपको देखना चाहोगे ना, तो मैं आपको इसका फिगर भी दिखा सकता हूं। आई हैव दैट कैपेबिलिटी देन आई कैन शो योर फिगर। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ देखो, सेल मेम्ब्रेन देखो यहाँ पर लिखा हुआ, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स से बने होते हैं। और देखो यहाँ पे जो है 2 लेयर होते हैं इसके। अब ध्यान देना कि इसके कौन कौन से, मैंने अभी जस्ट बोला बहुत सारी जो जो बातें को बोला ना, वो बातें यहाँ पे मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं फायदा लिया हूँ। कहाँ गया भाई ये जो किया हूँ, ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब होता है कि 2 परतों में बना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को मैंने भी जस्ट यहाँ पे बताया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है और इसका नेचर कैसा होता है भाई, ये द्विपरत होता है, बाई लेयर की होती है। और बाद साथ में आप लोगों ने इन सभी चीजों को देखा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसका मुख्य काम ये करता क्या है। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य काम के बारे में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका अगर हम बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान देना साथी, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड्स, लिपिड्स का स्थानांतरण करना होता है। यानी एक सेल से दूसरे सेल्स में क्या करते हैं, तो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से सभी के सभी एक प्रकार के क्या है, तो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इन सबका ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चीजों को देखा। और साथ ही तो हमारे एक प्रकार की कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति थी। और इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा कि भाई हाइड्रोफिलिक टेल क्या होता है। हेड के बारे में बात करें तो हेड जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोफोबिक फिलिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानियों को आप लोगों ने देखा। और ये हमारे इसका मुख्य कार्य कोशिका बाहर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण करना भी होता है। इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कि यह बाहर जाने और अंदर आने वाले जो कोशिकाएं होती है उस पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको हम लोग चयनित पारगम्य कहते हैं। बात समझ में क्लियर है? एक बार कमेंट करना मेरे साथ ही, थोड़ा सा देखते हैं कमेंट आप लोग का। एक्चुअली आप लोग के बिना में रहा भी नहीं जाता। ठीक है, पारगम्य का मतलब होता है परमेबल। पारगम्य को इंग्लिश में परमेबल बोलते हैं, जिसमें से आसानी से चीजें आ सकती है। ठीक है, चलिए बताओ समझ में आ रही बात है, एक बार कमेंट करना। अब यहां से हम लोग बात करेंगे भाई कि इन्होंने इसका अन्य नाम क्या क्या है। तो इसको सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम लोग मैनेजर, हम बोल सकते हैं कि मैनेजर ऑफ सेल के रूप में जानते हैं। जैसे मान लो कि हमारे अगर बात करते हैं कि अगर हमारा सेंटर, तो इस सेंटर के तो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर का काम बहुत सारे इधर उधर होता है और इधर उधर काम करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो सेंटर है ना, सेंटर का एक हेड होता है जिसको हम लोग सेंटर हेड कहते हैं। और वो एक प्रकार के क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट को देखते हैं कि हमारी कौन सी क्लास किसमें चल रही है, किसमें नहीं चल रही है। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि सर केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रहा है। भाई चलेगा, अभी जितनी क्लासेस चले तब पढ़िए आप। ठीक है, तो उनका ये काम होता है, कि कौन सी क्लासेस किसमें चलना है, किसमें नहीं, कौन सी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चले, मतलब कि सब कुछ जो मैनेजमेंट करने का काम होता है। सेम उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा अंग है, जो हमारी कोशिका के जितने भी अंग है ना, उन सभी को नियंत्रण करता है, उन सबको क्या करता है, तो उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उन सबका जो है कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब कि उसके काम प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि वो जो है अच्छा है, कोई उसके अंदर डिफेक्टिव कुछ हुआ तो नहीं। इन सब के बारे में जो है क्या करता है, तो उन सबको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए कोशिका का जो मैनेजर होता है, मैनेजर ऑफ सेल का मतलब होता है कोशिका का मैनेजर के रूप में किसको जानते हैं, तो इसके अंदर को जानता है। दूसरा हम बात कर सकते हैं, इसको हम साइट ऑफ कंट्रोल के रूप में जानते हैं। अब साइट ऑफ कंट्रोल कौन होता है भाई, साइट ऑफ कंट्रोल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी हमारे कोशिका के अंग हैं, उन सबके ऊपर क्या करता है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग साइट ऑफ कंट्रोल के भी नाम से जानते हैं। साथ ही याद रखना, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में एक ब्रेन अगर नहीं होता, तो हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि, और उसी प्रकार न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो हमारी कोशिकाएं अच्छे से संचालित नहीं होगी। यही रीजन है कि इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल ग्रुप में जानते हैं। इसको हम लोग किस ब्रेन ऑफ सेल ग्रुप में, तो ये अलग अलग नाम से इस न्यूक्लियस को जाना जाता है। जो कि हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका का नियंत्रण किसे कहा जाता है, तो हमारा वो साइट यानी कि हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मैनेजर ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। जिस न्यूक्लियस की खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज किया गया था। और वो कहां किया गया था, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ऑर्किड नाम की एक प्लांट्स है, उसी प्लांट के उसी पादप के अंतर्गत में इसकी खोज किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना कि मैंने इस न्यूक्लियस के बारे में बात किया, और भी न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और कहानियों के बारे में बात करते हैं। तो साथ ही याद रखना कि यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। मैंने क्या बोला, आप लोग लिख सकते हैं कि यह कोशिका का, यह हम बोल सकते हैं कोशिका का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा अंग होता है, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, यानी बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल हम बात करते तो किसको बात करते हैं, तो वो साथ ही हमारा क्या होता है, तो हमारा न्यूक्लियस हमारा केंद्रक होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो इस कोशिका की यानी इसके अंतर्गत में जानते हैं। साथ ही ध्यान देना कि हमारे शरीर की जितनी भी ऑर्गन है ना, हमारे शरीर की जितनी भी ऑर्गन है, और वो ऑर्गन जो हमारे किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, किसके बने, कोशिकाओं के बने होते हैं। और वो जो कोशिका होती है, उस कोशिका के मीड में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। लेकिन ध्यान देना एक चीज आप लोग नोट करके इसको लिख लेना, यहीं पर आप लोग यहीं पर क्या करना कि नोट करके लिख लेना। और नोट में क्या लिखोगे भाई कि यह स्तनधारी जो होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, यानी जितने मेमेलियंस होते हैं, या स्तनधारी के आरबीसी, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, इस यह स्तनधारी के आरबीसी में अनुपस्थित होता है। इस चीज को आप लोग जरूर लिखना, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा कौन सा सेल है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है, जिसके अंतर्गत में जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, तो याद रखना कि वो आरबीसी है, कि स्तनधारी के आरबीसी में अनुपस्थित होता है। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी है जिनके आरबीसी में स्थित होता है, हम बात करते हैं उसको अपवाद के रूप में जानते हैं। अपवाद, मान लो कि हम बात करते हैं अपवाद में से कौन कौन से स्तनधारी हैं, तो 3 जानवर के नाम याद रखना। एक होता है ऊंट, ऊंट के स्तनधारी में, ऊंट के आरबीसी में पाया जाता है। ऊंट के बाद हम बात करते हैं कि एक जिराफ होता है, जिराफ को आप देखे भी होंगे, जिराफ के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और जो एक लामा होता है, लामा भी एक प्रकार का जानवर है। तो इन तीनों जानवर के आरबीसी जो होता है उसके अंतर्गत में हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इस न्यूक्लियस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ध्यान देना केंद्रक का, हम बात करते हैं इस केंद्रक के बारे में कि केंद्रक के कुल कितने पार्ट होते हैं। साथ ही एक बार ध्यान देना कि हम लोग बात करें केंद्रक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मान लो कि हम बात करते हैं कि हमारा सेल है, चलो ठीक है, उसको मैं फिगर को बनाता नहीं, इसको फिगर को मैं डाउनलोड कर लेता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझो। देखो जो हमारे केंद्रक होते हैं ना, सही पाया जाता है। क्या दिक्कत है छोटन कुमार प्रजापति, कब से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। उस केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, जो कि लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो ये हमारे पूरे के पूरे, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर चारों तरफ क्या होते हैं, तो कुछ यानी कि अंदर जो है क्या होता है, तो उसके अंदर कुछ लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग किस रूप में, तो साथ ही ध्यान देना कि उसे हम लोग केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे केंद्रक यानी केंद्र को निकाल दिया बाहर, और जब केंद्र को बाहर निकाला तो कुछ इस टाइप से मेरे को फिगर को देखा। अब ध्यान देना, अब इस बात को हम लोग हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं कि हमें पढ़ना किसके बारे में, हम लोग केंद्र के बारे में बात करना। और ध्यान देना मेरे दोस्त कि हम बात करेंगे एक के बारे में, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्र की झिल्ली कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे साथी, तो याद रखना, इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली यानी दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो लिक्विड होता है, ये जो लिक्विड है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। ये जो जाल आप देख रहे हो ना, ये जो जाल, इस जाल को हम लोग क्रोमेटिन जाल कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में, क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में जानते हैं। और ये जो फूली हुई संरचना जो आप लोग देख पा रहे हो, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, इसको हम लोग केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, इसको हम लोग केंद्रिका के रूप में जानते हैं। तो ये 4 पार्ट आप लोगों ने कितना पार्ट देखा, तो पहला हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली, जो दूसरा होता है कोशिका सॉरी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, जो